क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ताकतवर करेंसी कौन सी हो सकती है? क्या कोई ऐसी मुद्रा हो सकती है जिसे कोई सरकार कंट्रोल न कर सके, जिसे छापा न जा सके और जिसकी कीमत सिर्फ डिमांड और सप्लाई से तय हो? आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजिटल क्रांति की जिसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, बिटकॉइन। कल्पना कीजिए कि आप साल 2008 में हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, बैंक डूब रहे हैं, सरकारें मनचाही मात्रा में पैसा छाप रही हैं और लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे हैं। इसी समय एक अनजान व्यक्ति या ग्रुप जिसका नाम सातोशी नाकामोटो है, एक नई डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर आता है, बिटकॉइन। यह एक ऐसी करेंसी थी जिसे कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती थी, जिसकी सप्लाई लिमिटेड थी और जिसे ट्रांसफर करने के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं थी। यह करेंसी द बिटकॉइन स्टैंडर्ड नाम की इस किताब में पूरी तरह से समझाई गई है। कल्पना कीजिए कि आप 500 साल पहले के एक गांव में हैं। इस गांव में लोग चीजों का लेन देन करने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं। कोई गेहूं से सौदा करता है, कोई नमक से और कोई गायों के बदले चीजें खरीदता है। लेकिन इसमें एक समस्या थी, गेहूं सड़ सकता था, नमक गल सकता था और गायों को संभालना मुश्किल था। फिर गांव वालों को एक समाधान मिला। उन्होंने सोने और चांदी को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि यह खराब नहीं होता था, इसे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता था और इसकी किल्लत थी, यानी इसे आसानी से बनाया नहीं जा सकता था। धीरे धीरे सोने और चांदी को साउंड मनी यानी मजबूत मुद्रा का दर्जा मिल गया, क्योंकि यह मूल्य को लंबे समय तक बनाए रख सकती थी। लेकिन फिर सरकारों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कागज के नोट जारी कर दिए, जिनका सोने से कोई लेना देना नहीं था। अब सरकारें जितना चाहें उतना पैसा छाप सकती थीं और इससे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। साउंड मनी क्या होती है? साउंड मनी वह मुद्रा होती है जिसकी वैल्यू लंबे समय तक बनी रहती है और जिसे सरकारें मनमाने ढंग से छेड़छाड़ करके कमजोर नहीं कर सकती। इतिहास में सोना, चांदी और बिटकॉइन को साउंड मनी माना जाता है क्योंकि यह दुर्लभ, स्केर्स होती है। इसकी मूल्य स्थिरता, वैल्यू स्टेबिलिटी होती है। इसे छेड़ा नहीं जा सकता, सरकारें इसे जबरदस्ती छाप नहीं सकती। उदाहरण, सोने की कीमत पिछले हजारों सालों से बनी हुई है, जबकि फिएट करेंसी, डॉलर, रुपया, यूरो की कीमत समय के साथ गिरती जा रही है। हार्ड मनी क्या होती है? हार्ड मनी वह मुद्रा होती है जिसे बनाना मुश्किल होता है, यानी उसकी सप्लाई कंट्रोल में रहती है। अगर किसी मुद्रा को आसानी से बनाया जा सकता है तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है। उदाहरण, सोना, इसे खदान से निकालना मुश्किल है, इसलिए यह हार्ड मनी है। बिटकॉइन, इसे माइन करना समय और ऊर्जा मांगता है और इसकी सप्लाई 21 मिलियन तक सीमित है, इसलिए यह भी हार्ड मनी है। फिएट करेंसी, रुपया, डॉलर, इसे सरकारें जितना चाहें उतना छाप सकती हैं, इसलिए यह सॉफ्ट मनी बन रही है। अब सोचिए, अगर बिटकॉइन ना होता तो क्या होता? सरकारें अनलिमिटेड पैसा छापती रहती, जिससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ती। लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन तक सीमित है। कोई भी सरकार इसे छाप नहीं सकती, कोई भी इसे जबरदस्ती कमजोर नहीं कर सकता। यही वजह है कि इसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। यह एक साउंड और हार्ड मनी दोनों है। निष्कर्ष, द बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब हमें यह सिखाती है कि दुनिया में साउंड मनी ही असली संपत्ति होती है। इतिहास में सोना और चांदी साउंड मनी हुआ करते थे, लेकिन अब डिजिटल युग में बिटकॉइन ही सबसे मजबूत साउंड मनी है। इतिहास में मनी का विकास। कल्पना कीजिए कि आप हजारों साल पहले एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां न कोई नोट है, न सिक्के, न डिजिटल पेमेंट। लोग सामान के बदले सामान बार्टर सिस्टम से व्यापार करते हैं। अगर आपको गेहूं चाहिए और आपके पास दूध है, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे दूध चाहिए और जिसके पास गेहूं हो। लेकिन इसमें एक समस्या थी, हर बार सही व्यक्ति मिलना मुश्किल था। फिर लोग ऐसी चीजें इस्तेमाल करने लगे जो मूल्यवान थीं और जिन्हें आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता था, जैसे गोले, नमक, चमड़े और पशु। लेकिन ये चीजें भी ज्यादा भरोसेमंद नहीं थीं, क्योंकि गोले टूट सकते थे, चमड़ा सड़ सकता था और पशु मर सकते थे। इसी समस्या को हल करने के लिए इंसानों ने कुछ ऐसा खोजा जो न सड़ता था, न गलता था और जिसकी दुनिया में लिमिटेड सप्लाई थी, सोना और चांदी। सोने चांदी के सिक्कों ने व्यापार को आसान बना दिया और यहीं से साउंड मनी की शुरुआत हुई। मनी के विकास की मुख्य स्टेज 1, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। व्यापार की शुरुआत। सबसे पहले लोग सामान के बदले सामान का लेन देन करते थे। समस्या, अगर आपको गेहूं चाहिए और आपके पास दूध है, तो आपको वही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे दूध चाहिए और जिसके पास गेहूं हो। व्यापार असुविधाजनक था और इसलिए एक बेहतर समाधान की जरूरत थी। 2, प्राचीन वस्तुएं मुद्रा बनी, प्रिमिटिव मनी। शेल, सॉल्ट, कैटल, कुछ चीजें जैसे समुद्री शंख, शेल्स, नमक, पशु और चमड़ा
मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होने लगी। समस्या, ये चीजें खराब हो सकती थीं या ज्यादा मात्रा में मिलने पर इनका मूल्य गिर सकता था। 3. धातु मुद्रा का जन्म। मेटल मनी, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी सबसे अधिक स्वीकार्य मुद्रा बनी क्योंकि यह खराब नहीं होती थी। इसे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता था। इसकी सीमित सप्लाई थी जिससे यह मूल्यवान बनी रहती थी। समस्या, सोने चांदी के सिक्कों को ले जाना और संभालना मुश्किल था। 4. कागजी मुद्रा, पेपर मनी। सरकारों की एंट्री, व्यापार को आसान बनाने के लिए लोगों ने सोना बैंकों में जमा करना शुरू किया और बदले में कागज की रसीदें, जिसे बैंक नोट कहा गया, मिलने लगीं। अब लोग इन नोटों का लेन देन करने लगे क्योंकि हर कोई जानता था कि इन्हें सोने में बदला जा सकता है। समस्या, सरकारों और बैंकों ने ज्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सोने की गारंटी हटा दी गई। 5. फिएट करेंसी, फिएट मनी, असली मूल्यहीन पैसा। अब सरकारें अपनी मनचाही मात्रा में पैसा छाप सकती थीं क्योंकि कागजी मुद्रा के पीछे सोने का कोई सपोर्ट नहीं था। परिणाम, इन्फ्लेशन बढ़ने लगी जिससे पैसों की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर घटने लगी। उदाहरण, पहले 10 रुपए में 2 किलो चावल मिलते थे, अब सिर्फ 1 किलो मिलता है क्योंकि सरकारें ज्यादा पैसा छापती हैं और उसकी वैल्यू गिरती है। 6. डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मनी, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की शुरुआत। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब बैंकों पर भरोसा टूट रहा था, तब सातोशी नाकामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति या समूह ने बिटकॉइन नाम की डिजिटल करेंसी लॉन्च की। बिटकॉइन की खासियत, इसे कोई सरकार छाप नहीं सकती। इसकी सप्लाई लिमिटेड 21 मिलियन है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो इसे सबसे भरोसेमंद डिजिटल मनी बनाती है। बिटकॉइन, आधुनिक युग की सबसे बड़ी वित्तीय क्रांति। अगर आप इतिहास देखें तो पाएंगे कि हर कमजोर मुद्रा समय के साथ नष्ट हो गई, लेकिन मजबूत मुद्राएं जैसे सोना हमेशा बनी रहीं। अब 21वीं सदी में बिटकॉइन एक नई तरह की साउंड मनी बनकर उभरा है जो पूरी दुनिया के वित्तीय सिस्टम को बदल सकता है। निष्कर्ष, ये बिटकॉइन स्टैंडर्ड हमें यह सिखाती है कि मनी का विकास एक सतत प्रक्रिया रही है। वस्तु विनिमय से लेकर सोने चांदी और फिर डिजिटल मुद्रा तक, हर स्टेज पर लोगों ने साउंड मनी को अपनाया और सॉफ्ट मनी को छोड़ दिया। आज बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड की तरह उभर रहा है और हो सकता है कि भविष्य में यह पूरी दुनिया की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बन जाए। बिटकॉइन बनाम गोल्ड, एक दिलचस्प कहानी के साथ। कल्पना कीजिए कि आप 16वीं सदी के एक व्यापारी हैं। आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और आपने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सोने के सिक्के जमा कर लिए हैं। लेकिन एक समस्या है, आप जब भी लंबी यात्राओं पर जाते हैं तो आपको इन भारी सिक्कों को ले जाना पड़ता है। रास्ते में लुटेरे होते हैं, चोरी का खतरा होता है और सोने की हिफाजत करना मुश्किल होता है। फिर 21वीं सदी में आइए, अब सोना डिजिटल फॉर्म में नहीं है और इसे स्टोर करना आज भी मुश्किल है। इसी समस्या का हल लेकर आया बिटकॉइन। यह एक डिजिटल संपत्ति है जिसे कोई भी कहीं भी सुरक्षित तरीके से स्टोर और ट्रांसफर कर सकता है। तो सवाल यह उठता है, क्या बिटकॉइन वास्तव में सोने से बेहतर है? बिटकॉइन बनाम गोल्ड, एक गहरी तुलना। गोल्ड, भले ही सोने की आपूर्ति सीमित हो, लेकिन वैज्ञानिक नई सोने की खदानें खोज सकते हैं जिससे इसकी आपूर्ति बढ़ सकती है। बिटकॉइन, इसकी कोडिंग में तय किया गया है कि केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही होंगे, यानी कोई भी नया बिटकॉइन नहीं बना सकता। गोल्ड, हजारों सालों से यह संपत्ति को सुरक्षित रखने का बेहतरीन जरिया रहा है। बिटकॉइन, यह डिजिटल युग का स्टोर ऑफ वैल्यू है जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसे सुरक्षित बनाती है। गोल्ड, इसे ले जाना मुश्किल है और बड़ी मात्रा में ले जाने पर चोरी का खतरा रहता है। बिटकॉइन, इसे डिजिटल वॉलेट में आसानी से स्टोर किया जा सकता है और कुछ ही सेकंड में दुनिया में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। गोल्ड, इसे छोटे हिस्सों में बांटना मुश्किल है और छोटे टुकड़े कम मूल्यवान हो सकते हैं। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन को 10 करोड़ साटोशीज में विभाजित किया जा सकता है जिससे छोटे ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाता है। गोल्ड, असली और नकली सोने में फर्क करना कठिन हो सकता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन तकनीक के कारण इसे कॉपी या नकल करना संभव है। गोल्ड, इसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर या सुरक्षित जगह की जरूरत होती है जिसमें खर्च ज्यादा आता है। बिटकॉइन, इसे डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जा सकता है जिसमें चोरी का खतरा बहुत कम होता है अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए। गोल्ड, सरकारें सोने को जब्त कर सकती हैं जैसे 1933 में अमेरिका ने किया था। बिटकॉइन, इसे किसी भी सरकार द्वारा जब्त या ब्लॉक करना संभव नहीं है क्योंकि यह विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड है। क्या बिटकॉइन गोल्ड से बेहतर है?
अगर हम आधुनिक जरूरतों को देखें तो बिटकॉइन कई मामलों में सोने से बेहतर साबित होता है। यह सीमित सप्लाई वाला, सुरक्षित, ट्रांसपोर्टेबल और सरकारों के नियंत्रण से मुक्त है। हालांकि सोना एक हजारों साल पुरानी संपत्ति है, जबकि बिटकॉइन सिर्फ 15 साल पुराना है। लेकिन इतिहास बताता है कि समय के साथ नई और बेहतर टेक्नोलॉजी पुरानी व्यवस्थाओं को रिप्लेस कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे ईमेल ने चिट्ठियों की जगह ले ली, इंटरनेट ने अखबारों को पीछे छोड़ दिया और डिजिटल कैमरों ने फिल्म रोल कैमरों को खत्म कर दिया। क्या बिटकॉइन भी सोने की जगह ले सकता है? यह समय ही बताएगा, लेकिन अब तक के सभी संकेत यही दिखा रहे हैं कि बिटकॉइन 21वीं सदी का डिजिटल गोल्ड बन सकता है। निष्कर्ष: द बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब में बताया गया है कि सोना और बिटकॉइन दोनों ही साउंड मनी के उदाहरण हैं, लेकिन बिटकॉइन अधिक आधुनिक, सुरक्षित और व्यावहारिक विकल्प है। यह वित्तीय स्वतंत्रता की एक नई लहर लेकर आया है, जिससे लोग अपनी संपत्ति पर खुद नियंत्रण रख सकते हैं। इन्फ्लेशन और बिटकॉइन का हल: कल्पना कीजिए कि आप 1990 में रहते हैं और आपके पास 10,000 रुपए हैं। उस समय इन पैसों से आप एक अच्छी बाइक खरीद सकते थे, लेकिन अगर आप वही 10,000 रुपए आज 2025 में निकालते हैं तो मुश्किल से एक स्मार्टफोन मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? यह सब मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ। अब जरा सोचिए, अगर आपने 1990 में सोना खरीदा होता तो उसकी कीमत बढ़ जाती और आपका पैसा सुरक्षित रहता। लेकिन क्या कोई और तरीका है जिससे हम अपने पैसे की वैल्यू को गिरने से बचा सकें? यहीं पर बिटकॉइन एक हल के रूप में उभरता है। एक, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। क्या होती है जब समय के साथ पैसों की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर घटने लगती है तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि साथ चीजों की कीमतें बढ़ती हैं और पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। उदाहरण, साल 2000 में 1 लीटर दूध 10 रुपए का मिलता था, आज वही 60 रुपए का हो गया है। 1990 में 1 लाख में एक अच्छी कार मिल जाती थी, आज एक अच्छी कार के लिए 10 लाख चाहिए। 2, मुद्रास्फीति क्यों होती है? सरकारें अनलिमिटेड पैसा छापती हैं। जब सरकारें जरूरत से ज्यादा पैसा छापती हैं तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। बैंकों की ब्याज दरें कम करना: जब बैंकों की ब्याज दरें कम होती हैं तो लोग ज्यादा पैसा उधार लेते हैं और मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। आपूर्ति और मांग में असंतुलन: अगर किसी चीज की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन से आम आदमी को क्या नुकसान होता है? बचत, सेविंग्स की वैल्यू गिरती है। अगर आपने बैंक में पैसे रखे हैं तो हर साल उनकी कीमत गिरती जाएगी। जीवन यापन महंगा हो जाता है। खाना, मकान, शिक्षा, हेल्थ केयर जैसी चीजें महंगी हो जाती हैं। पैसा सिर्फ अमीरों के पास रहता है। जिनके पास एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक, सोना है, वे अमीर होते जाते हैं और जिनके पास सिर्फ कैश है वे गरीब होते जाते हैं। 4, बिटकॉइन मुद्रास्फीति का समाधान कैसे है? बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, 21 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकते। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। गोल्ड भी दुर्लभ है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ती है। बिटकॉइन 21 मिलियन तक ही सीमित है, इसलिए यह मुद्रास्फीति से सुरक्षित रहता है। बिटकॉइन को कोई सरकार या बैंक कंट्रोल नहीं कर सकता। सरकारें ज्यादा नोट छापकर फिएट करेंसी की वैल्यू गिरा सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बिटकॉइन दुनिया का पहला हार्ड मनी है। बिटकॉइन को माइन करने में मेहनत और ऊर्जा लगती है, ठीक वैसे ही जैसे सोना निकालने में। इसलिए यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता, जिससे इसकी वैल्यू बनी रहती है। बिटकॉइन का प्रोटोकॉल हर 4 साल में इन्फ्लेशन को कम करता है। हर 4 साल में बिटकॉइन की माइनिंग रिवॉर्ड आधा हो जाता है, जिससे इसकी सप्लाई और भी ज्यादा लिमिटेड होती जाती है। इससे बिटकॉइन की वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहती है। 5, क्या बिटकॉइन से इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी? बिटकॉइन इन्फ्लेशन को खत्म नहीं करेगा, लेकिन यह लोगों को एक सुरक्षित एसेट देगा जो समय के साथ अपनी वैल्यू नहीं खोता। उदाहरण, अगर आपने 2013 में 10,000 का बिटकॉइन खरीदा होता तो आज वह करोड़ों का हो जाता। बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है जो मुद्रास्फीति से बचने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। 6, निष्कर्ष, क्या हमें बिटकॉइन अपनाना चाहिए? अगर आपको अपनी मेहनत की कमाई को इन्फ्लेशन से बचाना है तो बिटकॉइन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आज हम जिस दौर में हैं वहां पैसा छपना बंद नहीं होगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर हम बिटकॉइन जैसे हार्ड मनी एसेट में निवेश करते हैं तो हम अपनी संपत्ति को भविष्य में भी सुरक्षित रख सकते हैं। द बिटकॉइन स्टैंडर्ड हमें यह सिखाता है कि सरकारों द्वारा बनाई गई मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान एक विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड और सीमित आपूर्ति वाली मुद्रा बिटकॉइन हो सकता है। अगर आप अपनी संपत्ति को मुद्रास्फीति से बचाना चाहते हैं तो बिटकॉइन सबसे अच्छा समाधान हो सकता है।
रामू एक छोटा व्यापारी था जो अपने गांव में कपड़ों की दुकान चलाता था। उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन सरकार ने अचानक एक पॉलिसी बदल दी जिससे उसके बिजनेस पर सीधा असर पड़ा। महंगाई बढ़ गई, बैंक लोन के इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए और उसके पैसे की वैल्यू दिन ब दिन घटने लगी। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया वह सरकार और बैंकों के फैसलों की वजह से क्यों कमजोर हो रहा है। जब भी उसे बिजनेस के लिए लोन लेना होता, बैंक तरह तरह की शर्तें लगाते और ऊंचे ब्याज दर पर लोन देते। अगर वह अपना पैसा बैंक में जमा करता तो वहां भी महंगाई की वजह से उसकी सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाती। इसी बीच रामू ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उसे बताया कि दुनिया अब एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की ओर बढ़ रही है। एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार और बैंक की पकड़ कमजोर होती जा रही है। सरकार और बैंक पर निर्भरता क्यों खत्म करनी चाहिए? एक, महंगाई और मुद्रा की गिरती वैल्यू। सरकारें जब चाहें उतना पैसा छाप सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है और हमारे पैसे की खरीदने की ताकत, परचेसिंग पावर कम होती जाती है। जैसे 20 साल पहले 100 रुपए में जो चीज मिलती थी, आज वह 500 रुपए या उससे भी ज्यादा की हो गई है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार की नीतियां हमारी मेहनत की कमाई को कमजोर कर रही हैं। 2, बैंकों का कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस। बैंक हमारे पैसे पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। जब चाहे ट्रांजैक्शन पर रोक लगा सकते हैं, जैसे कुछ देशों में कैश विथड्रॉल लिमिट या अकाउंट फ्रीज कर देना। बैंक क्रेडिट पॉलिसी के तहत लोन देते हैं जिसमें ब्याज दरें मनमाने ढंग से बढ़ाई जा सकती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के समय बैंक डूब सकते हैं और आपका पैसा भी खतरे में पड़ सकता है। 3, गोपनीयता और स्वतंत्रता की कमी। हर ट्रांजैक्शन बैंक और सरकार की नजर में होती है, जिससे आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। सरकारें टैक्स बढ़ाकर, नए नियम लाकर और रेगुलेशंस के जरिए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को सीमित कर सकती है। कैसे खत्म होगी सरकार और बैंकों की पकड़? अब सवाल उठता है कि इस निर्भरता को कैसे खत्म किया जाए। इसके 3 बड़े समाधान हो सकते हैं। एक, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की ओर रुख। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसका कोई मालिक नहीं है और सरकारें इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है, 21 मिलियन बिटकॉइन, इसलिए इसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, जबकि सरकारी करेंसी, फिएट करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है। इसका नेटवर्क सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और किसी बैंक पर निर्भर नहीं है। 2, गोल्ड और हार्ड एसेट्स में निवेश। सोना और चांदी जैसी धातुएं हजारों सालों से वैल्यू स्टोर करने का सबसे भरोसेमंद तरीका रही हैं। महंगाई से बचाव के लिए इन हार्ड एसेट्स में निवेश करना जरूरी हो सकता है। 3, डिजिटल फाइनेंस और पुदोप सिस्टम अपनाना। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन मॉडल जैसे बिटकॉइन, डेफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम को अपनाना, जहां बैंकों की जरूरत ही ना पड़े। स्टेबल कॉइन्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए हम बिना किसी मध्यस्थ इंटरमीडियरी के वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। निष्कर्ष, एक नई आर्थिक आजादी। रामू ने समझ लिया कि उसे अपने पैसे पर खुद कंट्रोल चाहिए। उसने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल एसेट्स के बारे में सीखा और धीरे धीरे उसने अपनी सेविंग्स को ऐसे एसेट्स में बदलना शुरू कर दिया जो सरकार के नियंत्रण से बाहर हों। अब वह बिना बैंकों की शर्तों में फंसे, बिना सरकारी नीतियों से परेशान हुए, खुद अपने पैसे का मालिक था। आज की दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली आजादी है। अगर हम सरकार और बैंकों पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ना होगा। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी ने हमें यह रास्ता दिखाया है और आने वाले समय में यह बदलाव और तेजी से होगा। तो सवाल यह है, क्या आप भी रामू की तरह अपनी आर्थिक आजादी चाहते हैं या फिर बैंकों और सरकारों के बनाए सिस्टम में ही फंसे रहना चाहेंगे? बिटकॉइन और फिएट करेंसी का अंतर। अजय और विजय बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ स्कूल की पढ़ाई की और फिर नौकरी करने लगे। अजय एक ट्रेडिशनल सोच रखने वाला था। उसने अपनी कमाई बैंक में सेव करने और फिक्स डिपॉजिट में रखने का फैसला किया। उसे लगा कि इससे वह भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा। दूसरी तरफ विजय को फाइनेंशियल सिस्टम और मुद्राओं की समझ थी। उसने देखा कि कैसे फिएट करेंसी यानी सरकारी पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा था। उसने बिटकॉइन के बारे में सीखा और उसमें निवेश करना शुरू किया। 10 साल बाद अजय की सेविंग्स बैंक में वैसे ही पड़ी थी, लेकिन महंगाई के कारण उसकी खरीदने की ताकत, परचेसिंग पावर आधी हो चुकी थी। वहीं विजय की बिटकॉइन की कीमत कई गुना बढ़ चुकी थी। विजय के पास अब फाइनेंशियल फ्रीडम थी, जबकि अजय को अपनी जिंदगी के खर्चों के लिए फिर से प्लानिंग करनी पड़ रही थी। बिटकॉइन वर्सेस फिएट करेंसी। 7 बड़े अंतर। 1, सरकार का कंट्रोल वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। फिएट करेंसी, सरकारें और केंद्रीय बैंक इसे नियंत्रित करते हैं।
वे जब चाहें इसे प्रिंट कर सकते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है और पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। बिटकॉइन यह डिसेंट्रलाइज्ड है। इसे कोई सरकार, बैंक या संस्था नियंत्रित नहीं कर सकती। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो इसे सुरक्षित और पारदर्शी बनाती है। 2. सप्लाई लिमिट वर्सेस अनलिमिटेड प्रिंटिंग फिएट करेंसी। इसका कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होता। सरकारें जितना चाहें उतना पैसा प्रिंट कर सकती हैं, जिससे उसकी वैल्यू गिरती रहती है। बिटकॉइन केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी भी बनाए जा सकते हैं। इसकी सीमित सप्लाई इसे महंगाई से बचाव का एक बेहतरीन माध्यम बनाती है। 3. महंगाई पर असर फिएट करेंसी। इसकी वैल्यू समय के साथ घटती रहती है। 20 साल पहले 100 रुपए में जो सामान मिलता था, आज वही 500 रुपए या उससे ज्यादा का हो चुका है। बिटकॉइन ये डिफ्लेशनरी असेट है, यानी इसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाती है। इसकी सीमित सप्लाई इसे महंगाई से बचाने में मदद करती है। 4. स्टोर ऑफ वैल्यू वर्सेस लूजिंग वैल्यू ओवर टाइम। फिएट करेंसी समय के साथ इसका मूल्य गिरता रहता है। अगर आप 10 साल तक पैसा बैंक में रखते हैं तो महंगाई के कारण उसकी खरीदने की क्षमता घट जाएगी। बिटकॉइन इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह समय के साथ अपनी वैल्यू बनाए रखता है या बढ़ाता है। 5. प्राइवेसी एंड ट्रांजैक्शंस। फिएट करेंसी बैंक और सरकार आपके हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखते हैं। बैंक किसी भी समय आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं या लिमिट लगा सकते हैं। बिटकॉइन ये पीयर टू पीयर सिस्टम पर काम करता है, यानी आप किसी को भी सीधे पैसे भेज सकते हैं बिना किसी बैंक या सरकार की अनुमति के। 6. सुरक्षित और भरोसेमंद। फिएट करेंसी सरकार और बैंक इसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन कई बार बैंक डूब सकते हैं, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। बिटकॉइन ये एक ब्लॉकचेन पर काम करता है जो पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और हैक प्रूफ है। 7. ग्लोबल एक्सेस और सीमा रहित ट्रांजैक्शन। फिएट करेंसी अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, जिनका एक्सचेंज रेट अलग होता है। बैंक और सरकारें कई बार विदेशों में पैसे भेजने पर रोक लगा सकती हैं। बिटकॉइन यह पूरी दुनिया में एक जैसी वैल्यू रखता है और किसी भी देश में बिना किसी रोक टोक के भेजा जा सकता है। द बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब के अनुसार मुख्य बातें। सैफेदियन अमूस की द बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब में बताया गया है कि कैसे बिटकॉइन एक मजबूत आर्थिक प्रणाली बना सकता है और सरकारों की मनमानी से बचा सकता है। किताब के अनुसार 1. बिटकॉइन हार्ड मनी है, जबकि फिएट करेंसी सॉफ्ट मनी है। 2. बिटकॉइन सरकारों की आर्थिक लूट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। 3. यह एक नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत है, जहां फाइनेंशियल पावर आम आदमी के हाथ में आ सकती है। 4. यह भविष्य में एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है, जैसे अतीत में सोना हुआ करता था। निष्कर्ष, बिटकॉइन भविष्य है। अजय और विजय की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि जो लोग पुराने सिस्टम फिएट करेंसी पर निर्भर रहेंगे, वे धीरे धीरे अपनी संपत्ति खो देंगे, जबकि जो लोग बिटकॉइन जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, वे आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होंगे। आज सवाल यह नहीं है कि बिटकॉइन फिएट करेंसी को रिप्लेस करेगा या नहीं। सवाल यह है कि आप कब तक ऐसे पैसे पर भरोसा करते रहेंगे जिसकी वैल्यू सरकारें घटा रही हैं। क्या आप भी विजय की तरह बिटकॉइन को अपनाएंगे या फिर अजय की तरह महंगाई के जाल में फंसे रहेंगे? बिटकॉइन और आर्थिक स्वतंत्रता। असली आजादी की ओर एक कदम। अर्जुन एक मिडिल क्लास परिवार से था और हमेशा यह मानता था कि बैंक में सेविंग्स करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बैंक में जमा किया और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया। उसे लगा कि इससे उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन कुछ सालों बाद उसने महसूस किया कि महंगाई बढ़ने के कारण उसके पैसे की खरीदने की ताकत, परचेसिंग पावर, लगातार घट रही थी। वह 10 साल पहले जो चीज 100 रुपए में खरीद सकता था, वही अब 300-400 की हो चुकी थी। इस बीच अर्जुन का एक दोस्त रोहित था, जिसने कुछ साल पहले ही बिटकॉइन के बारे में सीखा था। उसने बताया कि कैसे बिटकॉइन ने उसे बैंकों और सरकारों की पकड़ से आजादी दिलाई। रोहित अब दुनिया के किसी भी हिस्से से काम कर सकता था, बिना किसी बैंकिंग सिस्टम की चिंता किए। अर्जुन के लिए यह बात नई थी। उसने सोचना शुरू किया, क्या वाकई में बिटकॉइन आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है? आर्थिक स्वतंत्रता क्या है और क्यों जरूरी है? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आपके पैसे पर सिर्फ आपका कंट्रोल हो, न कि सरकारों, बैंकों या किसी थर्ड पार्टी का। आज की दुनिया में सरकारें फिएट करेंसी को नियंत्रित करती हैं और जब चाहें तब ज्यादा पैसा छाप सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। बैंक हमारे पैसे को नियंत्रित करते हैं। वे फ्रीज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रोक सकते हैं और ऊंची ब्याज दरें लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं।
सरकारें टैक्स बढ़ाकर और नीतियों को बदलकर आपकी संपत्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा पैसा असल में हमारा नहीं है। बिटकॉइन और आर्थिक स्वतंत्रता। 5 बड़े फायदे। 1. कोई सरकार या बैंक इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब यह है कि इसे कोई सरकार या बैंक नियंत्रित नहीं कर सकता। आपका पैसा सिर्फ आपका होता है और कोई इसे छू नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी देश में रहते हैं जहां सरकारें आर्थिक पाबंदियां लगा रही हैं, तो बिटकॉइन आपके पैसे को सुरक्षित रख सकता है। 2022 में जब कई देशों ने बैंकों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी थी, तब जिनके पास बिटकॉइन था वे आर्थिक रूप से सुरक्षित थे। 2. सीमित आपूर्ति। महंगाई से बचाव। फिएट करेंसी 2000 को जब चाहे तब प्रिंट किया जा सकता है, जिससे उसकी वैल्यू गिरती रहती है। लेकिन बिटकॉइन की कुल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है। इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन कभी भी महंगाई से कमजोर नहीं होगा, बल्कि इसकी कीमत समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। 3. बैंकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं। 24/7 एक्सेस। आज भी दुनिया की बड़ी आबादी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन बिटकॉइन को कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट से इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी देश में रहकर पैसा भेजना और लेना आसान है। बैंक हॉलिडे, लिमिटेड बैंकिंग टाइम, ट्रांजैक्शन चार्ज जैसी कोई समस्या नहीं। ट्रांजैक्शन किसी भी समय कहीं भी हो सकता है। 4. सेंसरशिप फ्री पैसा। फाइनेंशियल आजादी। बैंक सरकारों के इशारे पर अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। कई देशों में सरकारें नागरिकों की संपत्ति जब्त कर सकती हैं। बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह पीयर टू पीयर नेटवर्क पर चलता है। 5. ग्लोबल करेंसी। सीमा रहित पैसा। बिटकॉइन पूरी दुनिया में एक ही कीमत पर चलता है। अगर आपको किसी को अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या जापान में पैसे भेजने हैं, तो आपको किसी बैंक या एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। द बिटकॉइन स्टैंडर्ड। आर्थिक स्वतंत्रता का मंत्र। सैफेदियन अमूस की किताब द बिटकॉइन स्टैंडर्ड बताती है कि बिटकॉइन भविष्य में सोने की तरह एक स्टोर ऑफ वैल्यू बनेगा। यह सरकारों और बैंकों की नीतियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। यह एक पारदर्शी, सीमाहीन और भ्रष्टाचार मुक्त फाइनेंशियल सिस्टम बना सकता है। बिटकॉइन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक क्रांति का हिस्सा है। निष्कर्ष। बिटकॉइन की ओर बढ़ती दुनिया। राहुल को आखिरकार समझ आ गया कि बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत है। आज जो लोग बिटकॉइन को नहीं समझ रहे, वे वही गलती कर रहे हैं जो 1990 के दशक में इंटरनेट को नजरअंदाज करने वालों ने की थी। क्या बिटकॉइन भविष्य की करेंसी बनेगा? अगर फिएट करेंसी कमजोर होती रही तो हाँ। अगर सरकारें इसे अपनाने लगें तो हाँ। अगर ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करने लगें तो हाँ। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं या फ्यूचर की करेंसी? क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? अगर हाँ, तो बिटकॉइन को समझना और इसे अपनाना आज के दौर की सबसे जरूरी चीज है। अब तक हमने जाना कि बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल क्रांति है। यह सरकारों और बैंकों की पकड़ से बाहर है, महंगाई से बचाने वाला एसेट है और एक ग्लोबल फ्रीडम फाइनेंस सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इस बदलाव में आपकी क्या भूमिका होगी? आज हम ऐसे दौर में हैं जहां तकनीक दुनिया को बदल रही है, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट ने सूचना क्रांति की शुरुआत की, स्मार्टफोन ने कम्युनिकेशन को नया रूप दिया और अब बिटकॉइन पैसे के सिस्टम को बदलने की तैयारी कर रहा है। बिटकॉइन पर दांव लगाना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में उठाया गया कदम है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सीखें और समझें। अगर आप भविष्य में पीछे नहीं रहना चाहते, तो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को गहराई से समझें। छोटे स्तर पर शुरुआत करें। बिटकॉइन में निवेश करने से पहले इसे सही तरीके से स्टडी करें और फिर धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। फाइनेंशियल सिस्टम के बदलाव का हिस्सा बने। यह एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले दशकों तक दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करेगा। एक आखिरी सवाल, क्या आप उस दौर में इंटरनेट को नकारने वालों की तरह होंगे या फिर समय के साथ चलकर इस नए आर्थिक युग का हिस्सा बनेंगे? आपकी आर्थिक आजादी आपके अपने फैसलों पर निर्भर करती है। बिटकॉइन का भविष्य तो मजबूत दिखता है। अब सवाल यह है कि क्या आप इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्वेस्ट वाइज रीड्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी और भी जानकारी पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित निवेश करें, स्मार्ट सोचें।